इस लेक्चर में हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन के बारे में बात करते हैं। और डिफ्यूजन और इफ्यूजन क्या चीज़ है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। डिफ्यूजन के बारे में कहा जाता है कि किसी एक गैस का मॉलिक्यूल का किसी दूसरे गैस के मॉलिक्यूल के साथ इंटरमिक्सिंग होना, खुद ब खुद इंटरमिक्सिंग होना, और गिवन टेम्परेचर और प्रेशर में, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर में किसी भी एक गैस के मॉलिक्यूल का किसी दूसरे गैस के मॉलिक्यूल के साथ इंटरमिक्सिंग होने का नाम, खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली, तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? डिफ्यूजन कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा, द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वन गैस विद अनदर at a given temperature and pressure is called diffusion। इसके एग्जाम्पल अगर हम आपसे बताएं तो एग्जाम्पल क्या है? फ्रेग्रेंस ऑफ रोज, यानी गुलाब का जो खुशबू है। नॉर्मली अगर हम गुलाब का जो खुशबू दूर से कहीं पे भी कोई गुलाब का कोई फूल पौधा होता है तो उसका खुशबू हम इजीली क्या कर सकते हैं? हम महसूस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो फ्रेग्रेंस होता है वो एकदम से हमारा एयर के अंदर मिक्स हो जाता है और वो हम तक पहुंचता है। और इसको आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। देखिए, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर अलग अलग दो तरह के गैसेस रखा है और बीच में एक बैरियर रखा है। और हम इस बैरियर या रॉड को उठाते हैं तो देखिए ये दोनों गैसेस एक दूसरे के अंदर खुद ब खुद क्या होते हैं? इंटरमिक्सिंग हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? डिफ्यूजन कहा जाता है। इसके बाद है दूसरा जो टर्म है उसको हम इफ्यूजन कहते हैं। इफ्यूजन क्या है? देखें, यानी कि गैस मॉलिक्यूल का एक बहुत ही स्मॉल होल के जरिए से, होल के थ्रू, यानी हाई रीजन ऑफ द हाई प्रेशर से रीजन ऑफ द लोअर जो प्रेशर वाली रीजन में निकलने का नाम क्या है? इफ्यूजन कहा जाता है। दोबारा सुने, यानी गैस मॉलिक्यूल का एक स्मॉल होल के अंदर से रीजन ऑफ हाई प्रेशर से रीजन ऑफ द लोअर प्रेशर में 1 by 1 विदाउट कोलिजन निकलने का नाम क्या है? इफ्यूजन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने लिखा कि द एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ स्मॉल होल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू द रीजन ऑफ द लोअर प्रेशर इज कॉल्ड इफ्यूजन। इसका एग्जाम्पल आप पंचर ऑफ टायर, जिस तरह देखिए गाड़ी का टायर एकदम से कोई भी कांटा या कोई भी निडल लगने से क्या होता है? वो पंचर हो जाता है। तो वो पंचर होने के बाद गाड़ी का टायर बैठ जाता है, हवा कम हो जाता है। तो वो बेसिकली छोटा सा एक सुराग होता है और जिसकी वजह से गैस मॉलिक्यूल क्या होता है? हाई प्रेशर वाले रीजन से लोअर प्रेशर वाले रीजन में क्या होते हैं? 1 by 1 निकल जाते हैं। ऐसे में गाड़ी का टायर का जो हवा होता है वो कम हो जाता है। ये बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्या है? इफ्यूजन है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक सिलेंडर दिखाया गया है जिसमें से देखिए यहाँ पर दो तरह के गैसेस यहाँ दिखाया जाता है। अब इसमें देखिए यहाँ इसी स्मॉल होल के अंदर से यहाँ से देखिए गैस मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाते हैं। अब ये जो गैस मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पर देखिए पर्पल और जो ग्रीन कलर के, ये दोनों मॉलिक्यूल इसी होल के अंदर से निकलते हैं। अब इस होल के अंदर से निकलने का जो अमल है, इस प्रोसेस का नाम क्या है? इफ्यूजन कहा जाता है। अब देखिए इफ्यूजन और डिफ्यूजन के बारे में जो है ना, ग्राम्स एक साइंटिस्ट था, उसने इसके ऊपर काम किया। यानी ग्राहम कहता है कि यानी गैस का जो इफ्यूजन है और डिफ्यूजन है, यानी रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन ऑफ जो गैस है उसका उस गैस के डेंसिटी या मोलर मास के साथ क्या रिलेशन है। तो ग्राहम कहता है, यानी ग्राम्स लॉ कहता है अपने स्टेटमेंट में, वो कहता है कि गैस मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन हो या वो इफ्यूजन हो, वो हमेशा यानी अपने डेंसिटी क्योंकि हमें पता है डेंसिटी क्या है? मोलर मास के साथ हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ग्राहम्स लॉ अपने स्टेटमेंट में कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन हो या इफ्यूजन हो ऑफ गैस, वो क्या होते हैं? अपने डेंसिटी, यानी वो गैस का अपने ही डेंसिटी और या मोलर मास के साथ स्क्वायर रूट के हिसाब से क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो
और क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड ए टेम्परेचर। जैसे मैंने लिखा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, यानी स्क्वायर रूट के हिसाब से कम होते हैं और स्क्वायर रूट के हिसाब से बढ़ जाते हैं, या स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड ए टेम्परेचर। देखिए मैथमेटिकली आप इस तरह समझ सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन ऑफ अ गैस इज ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, इट्स डेंसिटी। और हमें पता है डेंसिटी को आप मोलर मास के साथ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी का मोलर मास के साथ क्या है, इनवर्सली। ये मैथमेटिकल क्या है, स्टेटमेंट है। अब हम क्या करते हैं, इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट में आप डेंसिटी लिखे या मोलर मास लिखे, ये एक ही चीज है, क्योंकि डेंसिटी का मोलर मास के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। यहां से हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो के लगाएंगे, और इसी तरह से हम यहाँ पर के लगाया हमने, तो ऐसे में यहाँ पर हम क्या करेंगे, के को इधर ही रखेंगे, तो के इधर रखेंगे तो आर स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी इज इक्वल टू के बराबर होगा। और अब हम इसी को हम अप्लाई करेंगे फॉर एनी टू गैसेस, फॉर गैस 1 और फॉर गैस 2। तो गैस 1 के लिए क्या होगा, R1 D1 R1 अंडर रूट हमारे पास D1 होगा इज इक्वल टू K1, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी तरह से R2 और अंडर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ दी D2 होगा इज इक्वल टू K, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 करेंगे, तो हमारे पास R1 अंडर रूट D1 इज इक्वल टू R2 अंडर रूट क्या होगा, हमारे पास D2 होगा। तो ये एक दूसरे के बराबर हो गए। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखें इनको मजीद अगर हम इसको रीअरेंज करें, मिसाल R1 और R2 हम यहाँ पर R1 डिवाइड बाई R2 लिखेंगे, तो ये R2 इसके साथ इन्वर्स है और R1 इसके साथ इन्वर्स है। तो R1 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ द D1, और R2 क्या होगा, स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द D2 होगा। तो ऐसे में इन दोनों को हम एक ही स्क्वायर रूट बना लेते हैं, तो ऐसे में हमारा इक्वेशन ये बन गया। और हमें पता है कि हम डेंसिटी की जगह में M2 और V2 M1 कह सकते हैं। तो ये है फाइनल इक्वेशन फॉर दी ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन ऑफ अ गैस। अब ये D2 R1 ये क्या चीज़ है, यानी यहाँ पर R1 का मतलब है रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस 1, और R2 का मतलब है गैस 2 का, और D1 का मतलब है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1, और D1 का मतलब है, और D2 का मतलब है डेंसिटी ऑफ अ गैस 2। इसी तरह से मैं आपको इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से भी समझा सकता हूँ। मिसाल के तौर पर हमने एक शीशे का ट्यूब लिया, तो लेट सपोज मैंने कहा कि ये जो शीशे का ट्यूब है ये 100 सेंटीमीटर लेट सपोज इसका जो है ना लेंथ है, और एक तरफ हमने कॉटन रखा और दूसरी तरफ भी हमने कॉटन रखा। इस कॉटन को हमने वेट किया किससे, एसएल के ज़रिए से, एसएल से वेट किया, और जबकि इस कॉटन को हमने वेट किया यानी अमोनिया NH3 के ज़रिए से। हमें ये पता है कि अमोनिया जो है ना इसका मोलर मास कम है, एसएल का मोलर मास ज़्यादा है। तो अब ग्राम्स लॉ के मुताबिक क्या होगा कि NH3 ज़्यादा ट्रेवलिंग करेगा, ज़्यादा जो है ना डिस्टेंस तय करेगा, और एसएल कम करेगा, क्योंकि जिस चीज़ का डेंसिटी या मोलर मास ज़्यादा होगा तो उसका स्पीड क्या होगा, कम होगा, और जिसका मोलर मास कम होगा तो उसका स्पीड ज़्यादा होगा। तो हमने देखा यहाँ से लेट सपोज इस NH3 ने तकरीबन 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस तय किया, और एसएल ने क्या किया, 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस तय किया। या पंजाब टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं ये वैल्यू दिया है। तो इसका मतलब ये है कि एसएल ने कम डिस्टेंस तय क्यों किया, क्योंकि इसका मोलर मास ज़्यादा है, और NH3 ने ज़्यादा क्यों किया, क्योंकि इसका मतलब ये कि जो लाइटर गैसेस होंगे उनकी स्पीड ज़्यादा होगा, और जो हेवी गैस होंगे इनकी स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो आप इस एग्जांपल से भी आप ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन को समझ सकते हो।